हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महान आफ्ताब क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो कोई वैकेंसी ना लेकर इसरो ड्राइवर में दोस्तों वैकेंसी के फॉर्म भर चुके हैं। तो आज अपने जो इसरो की ड्राइवर की वैकेंसी की तैयारी करने वाले साथी हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। अपने क्या है कि इसरो के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से आज जैसे मैं सीरीज लेके आया हूँ, तो इसरो ड्राइवर भर्ती की 2015 की सीरीज में लेके आया हूँ दोस्तों। और उसके बाद 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारी एक-एक करके, जितने 2017 में हुए, 19 में हुए, उसके बाद 22 में हुए, तो सभी क्या है कि अपने एक सीरीज़ के माध्यम से इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अपने क्या है कि वीडियो को जानेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर कहाँ से लेके ये 2015 से शुरू किया है, कैसा पेपर आया था, लेवल का पता चल जाता है दोस्तों। तो वीडियो लास्ट तक आप वॉच करना, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ड्राइवर से संबंधित जितनी भी अपनी वैकेंसियाँ हैं या अदर्स वैकेंसियाँ हैं 10वीं 12वीं पास हो, ऐसी वैकेंसी वीडियो अपने लाते रहते हैं। तो आज अपने इसरो ड्राइवर की वैकेंसी 2024 में जिसका फॉर्म फिलअप अभी भाई कर चुका है, तो वो इसकी तैयारी में देख सकता है कि कैसा पेपर आता है और अपनी तैयारी है जो सुनिश्चित कर सकता है। 2015 में कैसे सवाल आए थे, 2023 में कौन से पूछे गए हैं, तो सारी चीज़ें अपने डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो भी इसमें अपने इंक्लूडेड करेंगे। सीधा मैं क्वेश्चन पेपर ला के टिक मार्क करके आपको नहीं बताऊंगा, सारी चीज़ें इसमें विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक आप वॉच करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी अधिनियम 2 अध्याय जो जो है दोस्तों, या पाठ कह सकते हो आप, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए नियंत्रण, यातायात नियंत्रण, ऑप्शन बी वाहन का बीमा, ऑप्शन सी मोटर वाहन चालकों का अनुज्ञापन यानी कि लाइसेंस, और ऑप्शन डी मोटर वाहन पंजीकरण। तो इसका राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो है मोटर वाहन चालक की अनुज्ञापन, यानी कि आपकी लाइसेंस से संबंधित जो है वो, ये जो क्वेश्चन है वो आपकी लाइसेंस से संबंधित है। इसको अनुज्ञापन कहा गया है। इसमें प्योर हिंदी आई है दोस्तों, कुछ मैं इसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड करूंगा ताकि सारी चीज़ें उसमें समझ में आएगी। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, अध्याय जो 2 है वो मोटर यानों के ड्राइवरों के अनुज्ञापन से संबंधित है, यानी कि चालन अनुप्रति की आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर मोटरयान चलाएगा तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये चीज़ें इसमें मैंडेटरी की हुई है। ये जो आप पीडीएफ देख रही है दोस्तों, 1988 में जो इसका पारित हुआ था, मोटर व्हीकल एक्ट उसकी है। बिना बीमा किए बिना गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है दोस्तों। तो ऑप्शन ए 185, ऑप्शन बी 196, ऑप्शन सी 112 और ऑप्शन डी 100। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप देख सकते हो कि 196 में जो बीमा न किए गए यान को चलाना दोस्तों, एक जो कि धारा 146 के उपबंधों का उल्लंघन करके कोई भी मोटरयान चलाएगा या 196 के मोटरयान चलाएगा तो उस पर कारावास 3 माह का और जुर्माना 1000 रुपये तक हो सकता है। ये 1988 का है दोस्तों। 2019 क्योंकि जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब 2015 था, तो 2019 में इसके जो जुर्माना और सज़ा है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है। वो अपने लास्ट में इसमें वीडियो में या अन्य किसी वीडियो में देख लेंगे, लेकिन अभी मैं जो एग्ज़ाम करवा रहा हूँ उसके माध्यम से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए व्यय से पहले गाड़ी चलाना, ऑप्शन बी बीमा रहित वाहन चलाना, और ऑप्शन सी गति सीमा यानी कि आप ज़्यादा ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना, या ऑप्शन डी बिना विधि मान्य अनुज्ञप्ति गाड़ी चलाना, यानी कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी चला रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अधिक तेज गति पर गाड़ी चलाना। ये आप देख सकते हो कि इसका अध्याय दोस्तों 8 है, यातायात नियंत्रण में ही है। 112 सीमा, यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर गाड़ी में न तो उसे अधिकतम गति से या अधिक न्यूनतम गति से कम गति पर चलाएगा तो न चलवाया जाएगा। न चलाने के देश में इस अधिनियम के अधीन इस समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के द्वारा अधीन उस यान के लिए नियत की गई है। यानी कि आप दोस्तों ये देख सकते हो, तो 112 जो आपकी है धारा है, वो आप अगर तेज़ गाड़ी से या ख़तरनाक तरीके से दोस्तों गाड़ियाँ चलाते हो, क्योंकि ये भाषा शुद्ध है दोस्तों, जो मैं लैंग्वेज इसमें लेके आया हूँ,
तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आती है। लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल जीवन के तौर पर अपने देखें तो इसमें ये कह सकते हैं। तो 112 जो है वो गति सीमा से संबंधित है। ये ऊपर लिखा हुआ है यातायात नियंत्रण में 112 जो है गति सीमा से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, बिना विधि मान्य अनुज्ञप्ति गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है दोस्तों। यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप उसके बिना गाड़ी चला रहे हो तो दोस्तों किस, मान लो कौन सा अपराध कर रहे हो। इन्होंने लाइसेंस को दोस्तों विधि मान्य अनुज्ञप्ति कहा है। तो ऑप्शन ए धारा 181, ऑप्शन बी धारा 118, ऑप्शन सी धारा 171 और ऑप्शन डी धारा 188। तो इसका राइट आंसर देख सकते हो दोस्तों 181। और इसमें भी दोस्तों धारा 3 या 4 के उल्लंघन को चलाना, यानी कि उन्होंने कहा है कि धारा 181 अगर है, अगर इसमें वो धारा 3 या 4 को भी इंक्लूडेड कर देता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि धारा 3 4 तो और किसी से संबंधित है, वो भी लाइसेंस से ही संबंधित है। अगर आप बिना लाइसेंस चलाते हो तो धारा 3 4 ओब्लिक में 181 दे सकता है। तो ये देख सकते हो दोस्तों अध्याय 2 में मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन, यानी कि धारा 3 चालन अनुज्ञप्ति की अवधारणा, यानी कि धारा जो 3 है वो भी इसमें ये कहा गया है कि अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हो या बिना किसी व्यक्ति के पास कोई सार्वजनिक स्थल पर मोटरयान तभी चलाएगा जब उसके पास वैलिड लाइसेंस हो गया, यानी कि आपके पास जो मान्यता है लाइसेंस वही होना चाहिए, तभी आप उसको गाड़ी को चला सकते हो। नहीं तो वरना आपको इसमें दिया इन्होंने कि तो ऐसी केंद्रीय सरकार की ये है और इसमें आपको जुर्माना या फाइन लग सकता है। तो ये थी धारा 3 का। और 4 में भी इन्होंने यही कहा है कि मोटरयान चलाने के अनुबंध में आयु सीमा, यानी कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है वह किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाएगा। ये दोस्तों 1988 का है, क्योंकि 2019 तक इसमें जब संशोधन किया गया था तो तब तक इलेक्ट्रिक वाहन आ गए थे, तो 16 वर्ष उसके लिए मान्य की गई है 50 सीसी से कम। तो कोई भी व्यक्ति 16 वर्ष की आयु के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकेगा। धारा 18 के उपबंधों के अधीन कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु का किसी सार्वजनिक स्थल पर परिवहन यान नहीं चला पाएगा, यानी कि आपकी 20 वर्ष उम्र होनी चाहिए तभी आप जो है ट्रांस व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं वो दोस्तों होने चाहिए। तो धारा 3 और 4 भी इसी से संबंधित हैं और ओब्लिक में 181 भी दे सकता है, वो भी इसका राइट आंसर माना जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनुमत सीमा, यानी कि जितनी सीमा दी गई है से अधिक मदसार से प्रभावित हालात में मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है। ये कह रहा है कि आपने अगर ड्रिंक कर रखी है और जितनी सीमा है उससे ज़्यादा कर रखी है तो किस धारा के आपका अपराध है। तो ऑप्शन ए में धारा 115, ऑप्शन बी धारा 185, ऑप्शन सी धारा 150 और ऑप्शन डी धारा 100। तो इनमें से कौन सा जो अपराध है वो है, तो इसमें है कि 185 किसी मत व्यक्ति के या मादक द्रव्यों के असर से होते हुए किसी व्यक्ति की मोटर गाड़ी चलाना, तो आपके ये धारा का उल्लंघन है। और इसमें इन्होंने कहा है कि किसी भी रक्त में अगर श्वास विश्लेषक द्वारा परीक्षण किए जाने पर प्रति 100 ml लीटर में 30 मिलीग्राम एल्कोहल पाया जाता है तो दोस्तों आपको उसमें उसको दोषी ठहराया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि इसकी ड्रिंक की हुई है और उसमें 30,000 रुपये तक का हो सकेगा जुर्माना और सज़ा भी इसमें जो कारावास है वो दोस्तों 2 वर्ष की हो सकती है। तो ये थी धारा 185 और जो अपने ड्रिंक वगैरह करके चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिनिमम एज टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल ए एनी पब्लिक प्लेस, यानी कि दोस्तों ये इसमें क्वेश्चन मैंने इंग्लिश का इसलिए इंक्लूड किया है, आप इसकी हिंदी देखोगे तो शायद कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर आपने चलाना है तो आपको मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसने ऑप्शन जैसे दे रखे हैं 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष। अब इसकी हिंदी देखिए, ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हिंदी आपको बहुत कम समझ में आएगी। किसी सार्वजनिक स्थलों पर मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु। मोटर गाड़ी तो दोस्तों कार भी मोटर गाड़ी अपने गिन लेते हैं और कोई वो है लंबी में आती है। तो कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो इसके राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 20 वर्ष। लेकिन मैंने इंक्लूडेड इंग्लिश इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा है कि ट्रांस जो परिवहन वाहन है जो, तो वो आपको 20 वर्ष से तक के हैं जो
बंदे तभी वो चला पाएंगे, नहीं तो इससे पहले नहीं चला पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, द लर्नर लाइसेंस इज वैलिड अप टू, यानी कि लर्नर लाइसेंस जो अपने बनाते हैं तो उसकी वैधता कितनी होती है। अब इसकी हिंदी देखेंगे तो शायद ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे भी ये भी इसका नाम है क्या। तो ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ और ऑप्शन सी यानी कि 12 मंथ और ऑप्शन डी 3 मंथ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 6 मंथ। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हिंदी में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो नौ शिक्षा अनुज्ञप्ति, यानी कि आप लर्नर लाइसेंस को इन्होंने नौ शिक्षा अनुज्ञप्ति कहा है। तो कितने समय के लिए विधि मान्य होता है, जैसे कि मैंने आपको राइट आंसर बताया कि ये 6 महीने तक वैलिड होता है और 1 महीने बाद आप इसमें जो LMB लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकते हो और लास्ट 6 महीने तक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, कार के लिए जीवन कर कितने समय के लिए होता है, यानी कि एक कार आपने निजी तौर पर अपने घर पे रखी हुई है तो उसका जो वैलिड जीवन काल होता है, उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो दोस्तों 15 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, एन एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस शैल बी मेड इन, यानी कि आपको रिन्यूअल करवाने के लिए जो लर्नर लाइसेंस है उसका आपको अगर रिन्यू करवाना है, आपने कह देते हैं ना रिन्यू, तो इसमें हिंदी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी तभी मैंने इस पर इंक्लूडेड की है। तो उसके लिए फॉर्म नंबर कितना चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन इन्होंने दोस्तों गलत दे रखे हैं। हो सकता है कि पहले के नियमों में कुछ और हो, अब वो मुझे साइट पर नहीं मिले तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए अब इस उन्होंने लर्नर लाइसेंस को चालक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन फॉर्म नंबर 2 यूज होता है दोस्तों। ये जो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं ये सारे गलत दे रखे हैं और उसके लिए फॉर्म नंबर 2 पर आपका वैलिड होएगा। और पीछे का दृश्य देखने के लिए आप गाड़ी में, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पीछे का जो आपके पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी चालक शीशे कौन से शीशे का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए सादा शीशा, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी अवतल शीशा और ऑप्शन डी उत्तल शीशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तल शीशा। अब पीछे के दृश्य कौन से शीशे से, तो ये जो गाड़ी के अंदर दोस्तों लगा होता है ना वो। और अगर आप समझ रहे हो कि पीछे का तो जो साइड मिरर होता है उससे भी है, तो वो साइड मिरर होता है दोस्तों, ना कि आप उससे पीछे का, यानी कि उसके जस्ट पीछे गाड़ी के कोई गाड़ी आ रही है तो वो आप साइड मिरर से नहीं दे सकते, आप वो उसमें आपको दिखेगा नहीं, वो आप जो पीछे सामने अपने ड्राइवर के मुंह के सामने जो शीशा लगा हुआ है उससे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, चालक आगे जाने वाली गाड़ी से किस तरफ से निकल सकता है, यानी कि अगर आपको ओवरटेक करना है, आपके सामने एक गाड़ी जा रही है, आपने उसको ओवरटेक करना है, तो ऑप्शन ए दाईं तरफ से आगे वाली गाड़ी से, ऑप्शन बी बाईं तरफ से, ऑप्शन सी यदि सड़क चौड़ी हो तो किधर से भी या बाईं तरफ से, और ऑप्शन डी सामने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको उसके दाईं ओर से, यानी कि ऑप्शन ए है जो सही है। आप जो आगे गाड़ी जा रही है उससे दाईं ओर से आपको ओवरटेक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, माल गाड़ी में अति भार ले जाने पर, यानी कि आप ओवरवेट ज़्यादा ले जा रहे हो भार, तो उसके लिए आपको क्या करना हो सकता है, आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि जुर्माना देना पड़ सकता है, ऑप्शन सी विधिक रूप से दंडनीय नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, अभी कोई दंड नहीं जाएगा और आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जुर्माना देना पड़ेगा दोस्तों, और वो भी जिस हिसाब से उनका मानक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में, विद इन व्हाट पीरियड एन एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी रिन्यूअल विदाउट फाइन, यानी कि आप कितने समय तक दोस्तों आपका जो लाइसेंस है वो कितने समय तक आपको उसको रिन्यूअल करवा सकते हो। अब इसमें भी कुछ संशय है दोस्तों, मैंने चेक किया है बाकायदा, तो इन्होंने जो ऑप्शन दे रखे हैं तो वो इसमें मान्य है नहीं। 6 महीने, 15 दिन और 30 दिन और 60 दिन। हालांकि अब जो अपने जो लाइसेंस आते हैं वो 1 साल तक आप कभी भी रिन्यू करवा सकते हो, लेकिन इन्होंने इसका राइट आंसर 30 दिन माना है, यानी कि 30 दिन तक आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अपने अब क्या है कि जो क्वेश्चन अब जो नियम बनाएंगे उसमें 1 साल तक आप रिन्यू करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैलिड फॉर द फिटनेस सर्टिफिकेट इशू टू ए न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर, यानी कि अगर आप नया ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेते हो तो उसके लिए जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो कितने साल तक दिया जाता है, ये इन्होंने इसमें पूछा है दोस्तों।
तो ये अपने जब हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश का भी इसमें इंक्लूडेड किया है। तो नई परिवहन गाड़ी को जारी किए गए समर्थता प्रमाण पत्र की विधि मान्यता की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 2 वर्ष के लिए। अगर आप ट्रांस व्हीकल ले रहे हो, माल ढोने के लिए ले रहे हो, तो उसकी जो सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो 2 वर्ष के लिए होता है। अगर आप एक निजी गाड़ी ले रहे हो तो उसकी दोस्तों 15 वर्ष तक होती है। ये आपको याद रखना है भी। अगर आप पर्सनल कार घर के लिए ले रहे हो तो उसकी जो वैधता है वो फिटनेस की वो 15 साल होती है। और अगर आप माल ढोने या किराए के लिए यूज़ करना चाहते हो तो दोस्तों उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट है जो 200 वर्ष के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 15, एक राज्य से पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? तो ये आप 12 महीने तक रखा जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मान लो राजस्थान से हो और हरियाणा में रह रहे हो, तो वो अगर वहाँ रह रहे हो और आपको 1 साल ज़्यादा हो गया है तो आपको वहाँ का आरसी बनवाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ वैलिड होगे, नहीं तो आपको गाड़ी जब्त हो सकती है आपकी। एमएसीटी का पूरा नाम, तो एमएसीटी में दोस्तों मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल होता है इसका। यानी कि अब इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, ये इन्होंने फुल फॉर्म ही पूछी है, मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल, ये इसका एमएसीटी का फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो चालक और परिचालक के भार को छोड़कर, अब सुनिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, चालक और परिचालक यानी कि जो ड्राइवर है और कंडक्टर के भार को छोड़कर सभी उपस्करों एवं अनुयान ट्रेलर को मिलाकर वाहन के भार को क्या कहलाता है? तो ये अभारित वाहन होता है दोस्तों, यानी कि अनलोडेड वेट यानी कि सी। और इसमें कोई आपने वजन नहीं लद रखा है तो वो उसमें नहीं माना जाएगा। आप उस पर कोई वजन नहीं है तो वो अभारित वाहन है। अगर उस पर वजन है तो फिर वाहन भारित होएगा। द स्पीड ऑफ द टोविंग मोटर व्हीकल वैन दी टोविंग शैल बी नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप किसी वाहन को टो करके ले जा रहे हो या किसी को वाहन को खींच कर ले जा रहे हो, कोई खराब हो गया या किसी भी वजह से, तो उसकी लिमिटेड आगे वाला जो वाहन खींच रहा है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब इन्होंने क्वेश्चन ही कुछ ऐसा दिया है, तो घसीटते समय घसीट मोटर वाहन की गति अधिकतम कितनी होनी चाहिए? ये 24 भी कर सकते हो, 25 भी दोस्तों कर सकते हो, जो ऑप्शन अच्छा है वो कर सकते हो। और इसमें 24 किलोमीटर भी कर सकते हो, अगर 25 आ गया तो 25 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, खालिस्तान को देखकर परिवहन गाड़ी की पहचान की जा सकती है, यानी कि अगर परिवहन गाड़ी है दोस्तों उसकी आप किस प्रकार से पहचान कर सकते हो? तो आपको पता ही है कि उसकी प्लेट के रंग देख के आपको पता चलेगा। आपको प्लेट का रंग यानी कि येलो कलर होएगा और निजी कार का सफ़ेद होएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों का हरा कलर होएगा। आजकल भारत स्टैंडर्ड की जो गाड़ियाँ हैं उनमें भी हरा कलर आपको देखने को मिलता है। तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20, वाहन चलाते समय किस प्रलेख को ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है? यानी कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स वाहन चला रहे हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होने चाहिए और कौन सा है इनमें से जो निम्न में से है जो नहीं जरूरी होना? तो आपके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी होना चाहिए, बीमे का होना चाहिए दोस्तों, चालन अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेकिन इन्होंने आधार कार्ड है तो आधार कार्ड इतना जरूरी नहीं होता। और अगर चारों को देखें तो वाहन निजी वाहनों के लिए नंबर पट की योजना क्या होगी? यहाँ की नंबर प्लेट निजी वाहन अगर है उसके लिए तो क्या है, तो ये सारे जो हैं वो इसमें से हो जाएगा। तो आधार सफ़ेद यानी कि जो पृष्ठभूमि होगी दोस्तों वो सफ़ेद होएगी और उस पर जो अक्षर होंगे वो काले होंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी भी नंबर प्लेट अगर आपकी निजी वाहन है, तो मैंने अभी पीछे बताया आपको भी, अगर ट्रांस है, आप माल ढुलाई का काम करते हो तो पीले कलर की होएगी, और इलेक्ट्रिक है तो हरे कलर की होगी, और इसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद होगी और उसको अक्षर है जो काले होंगे। वैलिड फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर भी जो आपका ट्रांसपोर्ट जो होता है या एचएमवी लाइसेंस होता है या ट्रांस लिखा होता है दोस्तों, तो उसकी वैधता आपकी इन्होंने पूछी है। हिंदी थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्ट थी इसलिए मैंने इंग्लिश भी शामिल कर दी। तो उसकी वैधता इन्होंने कहा है कि कितनी होएगी। तो ये इसका जो आप जानते ही हो कि आज के समय में जो वैलिड है वो 5 साल के लिए होता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों होता है वो आपको पता है कि 3 साल के लिए मान्य होता है। तो परिवहन वाहन की चालन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता की अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा, कि 5 वर्ष तक होता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो लाइसेंस होते हैं दोस्तों
वो 3 वर्ष के लिए होते हैं। या आप ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं तो वो भी 3 साल के लिए होते हैं। उसमें एक अलग से नीचे कैटेगरी बन के अलग बताया होता है कि ये बंदे ज्वलनशील पदार्थ भी ले जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, टू गेट लर्नर लाइसेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल ए पर्सन मस्ट बी होल्ड वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द मिनिमम पीरियड्स। यानी कि ये इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास एक LMB लाइसेंस है और आप एक HMB यानी कि ट्रांस व्हीकल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कितने समय के बाद है जो अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, परिवहन वाहन के लिए नौसिखिया अनुज्ञप्ति पाने के लिए इसके पास न्यूनतम अवधि का कितने वर्ष का आपके पास लाइसेंस बना होना चाहिए, तब आप ट्रांस के लिए अप्लाई हो सकते हो। तो आपकी क्राइटेरिया दोस्तों वो 20 वर्ष होना चाहिए उम्र आपकी, और जो लाइसेंस है LMB वो आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक धुरी के लिए टायरों वालों की 2 धुरियों के लिए अधिकतम सुरक्षापूर्ण वजन धुरी वजन कितना होएगा, यानी कि तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, प्रति धुरी 6 टन। और ये दोस्तों पुराना है डाटा, नया डाटा आप चेक कर सकते हो साइट पे जाके कि अब कितना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर ए न्यू प्राइवेट व्हीकल द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इज ए वैलिड। यानी कि अगर आपका पर्सनल जो है गाड़ी है उसके लिए जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो कितने समय के लिए, मैंने अभी बताया था कि अगर आप ट्रांस के लिए यूज़ करते हो तो उसके लिए 2 वर्ष है, और अगर आप निजी तौर पर अपनी गाड़ी रखना चाहते हो तो उसके लिए 15 वर्ष तक होता है। एक निजी गाड़ी के लिए समर्थता प्रमाण पत्र कितने समय के लिए विधिमान्य होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन में किया जाना चाहिए, यानी कि अगर आप गाड़ी का RC लेना चाहते हो तो कौन सा फॉर्म आपको जो भरना पड़ेगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर जो फॉर्म है इसके लिए मान्य है वो RC के लिए भरा जाता है। ये आप RC पर भी जाके चेक कर सकते हो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, CNG का पूरा नाम क्या है, तो CNG का दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़न प्राकृतिक गैस इसको कहा जाता है। हिंदी में भी बता दिया मैंने और इंग्लिश में भी जो है वो बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथमोपचार का प्रतीक कौन सा होता है। अब जब ये पेपर हुआ था तो दोस्तों तब था ऑप्शन डी काली पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, लेकिन अब इसका चेंज करके WHO ने इसका ग्रीन पृष्ठभूमि, ये देखो ये पुराना है, मान लो जब पहले था 2015 से, अब इन्होंने ये कर दिया है और फर्स्ट एड का ये है। अब जो अपनी मैनुअल किताब है उसमें ये भी दे रखा है, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के तहत अपराध है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। धारा 177 है वो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो इसके लिए आप दोषी ठहरे जाओगे। तो मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन का उपयोग वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह मोटर वाहन ड्राइविंग अधिनियम 2017 के विनियम 37 का उल्लंघन है, 37 भी हो सकता है। और धारा 177A के साथ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत दंडनीय है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस प्राधिकारी इसको रद्द कर सकता है, लाइसेंस आपका रद्द कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, वाहन का पंजीकरण से प्रदीप किया गया जाना चाहिए, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वाहन की पीछे नंबर प्लेट होती है दोस्तों उसके ऊपर एक बल्ब लगा होता है, उसका कलर कौन सा होता है, तो वो ये दर्शाना चाह रहा है। तो वो सफ़ेद रोशनी उसका होएगा, ऑप्शन सी 30 का। ये आप गाड़ी में देख सकते हो, जो मैंने फोटो दिखाई है, तो पीछे सफ़ेद कलर का बल्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 31, एनिवेलेड कैरिज इज, यानी कि ये जो साधन है वो दोस्तों किसके लिए होता है, तो इसका हिंदी रूपांतरण अगर करें तो अविधि मान्य वाहन कौन से हैं, यानी कि ये पूछ रहा है कि इसमें अविधि मान्य कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, निःशक्त लोग, उनके लिए विशेष रूप से एक अभिकल्पित वाहन मोटर तैयार किया जाता है जो इसके लिए मान्य होता है। उसमें ये विशेष प्रकार से है, उसका प्रावधान है। ये आप इसकी फ़ोटो देख सकते हो, ऐसे वाहन है जो वो इनका विकलांगों के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32, भारी मोटर वाहन वह है जिसका भारी शकल भार
किससे अधिक है, यानी कि भारी मोटर वाहन कौन से होते हैं जिसका भार इतने से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों 12,000 केजी या टन से वजन ज़्यादा होएगा वही भारी वाहन मोटर में आएंगे। अब इसका अपने रूपांतरण देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, बाहरी माल वाहन ऐसा कोई माल वाहन जिसका शकल वाहन भार एवं ट्रैक्टर या रोलर जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है, तो वो इसमें आते हैं। भारी यात्री मोटर वाहन यानी कि सवारियां ढोता है, तो ऐसा कोई सार्वजनिक सेवा वाहन, निजी बस या ओमनी बस शक्लवार वाहन 12,000 केजी से अधिक है, तो वो भी इसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 33, नौसिखिया अनुज्ञप्ति से विधि मान्य है, यानी कि अगर आप लर्नर लाइसेंस अप्लाई करते हो तो वो कहाँ मान्य होगी। तो दोस्तों वो पूरे भारतवर्ष में मान्य होगी। शर्त यही है कि आपके पास जो गाड़ी सिखाने वाला है, वैलिड लाइसेंस वाला बंदा आपके पास गाड़ी चला रहा होना चाहिए। आप सीधा गाड़ी लर्नर लाइसेंस को लेकर नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 34, गाड़ी चलाते समय यदि आपको गाड़ी किसी व्यक्ति से टकरा जाती है तो उसे चोट लग जाती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, यदि कोई गवाह न हो तो घटनास्थल से बच के निकल जाना चाहिए। ऑप्शन बी, घायल व्यक्ति को चिकित्सक कराने के लिए कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन सी, घटनास्थल पर छोड़कर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। और ऑप्शन डी, कार्यालय या मालिक को सूचित कर देना चाहिए और उसके पहुंचने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि 8.11 में दिया है कि दुर्घटना के मामले में चालक का एक कर्तव्य है कि डॉक्टर पंडित परमानंद कटारा ब्यास भाषण संघ के मामले में 1989 में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशों के पश्चात मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया कि जिसके तहत वाहन चालक मालिक दोनों अनिवार्य बना दिया है किसी भी लेकर उसको चिकित्सक के पास पूरी उसकी करवानी है, आपने और कुछ नहीं करना है, पहले उसको जो चिकित्सक सुविधा वो देनी है। ऑप्शन 35, क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, लोक मार्गों पर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम विधिक बीमा रक्षण क्या है। तो यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी का जो बीमा है वो कौन सा है, जो अनिवार्य ही है वो तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका जो थर्ड पार्टी बीमा है केवल तृतीयक पक्षकार, वो तो दोस्तों होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपकी गाड़ी का चलान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, पर्टिकुलर साइन इज आर एक्सबेटेड इन, यानी कि निवारक जो चिन्ह है दोस्तों वो किस में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिकोणात्मक आकृति। ये सचेतक चिन्ह कहा जाता है जिसमें सचेत कर रहा है आपको। तो त्रिकोणात्मक जो त्रिकोणात्मक यानी कि ट्रायंगल में दोस्तों होते हैं वो इसमें आते हैं। तो सचेतक सड़क चिन्ह ये आप देख सकते हो, ये चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरों और परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर इसका पालन करना चाहिए। हालांकि सड़कों पर चिन्हों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती इनका, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नुकसान हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको खतरा इससे उत्पन्न हो सकता है। ये सारे निशान जो दोस्तों आप देख रहे हो ये भारत सरकार राज्य मंत्रालय से ली गई है और बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, किसी प्रकार की कोई बुक से नहीं ली गई है, ये एम परिवहन साइट से ली गई है। तो ये देख सकते हो आप, ट्रायंगल में जो है वो सचेतक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 37, चट्टानों पर किसको पहले जाने, यानी कि आप अगर पहाड़ी एरिया में जा रहे हो दोस्तों तो किसको जाने का अधिकार पहले है। तो ढाल में जाने वाली गाड़ी यानी कि नीचे की तरफ आ रही है, परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है, भी कहीं भी कोई जा सकता है। चढ़ाऊ पर जाने वाली गाड़ी है तो इसका ऑप्शन सी, जो चढ़ रही है ना गाड़ी दोस्तों, वो उसकी प्राथमिकता है। ये आप देख सकते हो। पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप निपुण ड्राइवर नहीं है तो पहाड़ी पर ना जाएं। गति सीमा का हमेशा पालन करें। मोड़ पर गति कम रखें। हमेशा चौकस रहें और कार स्टीरियो जो भी साउंड वगैरह उसको बंद कर दें। पहाड़ पर चढ़ने वाले यातायात को पहले रास्ता दें। मोड़, घुमाव, पुल आदि पर ओवरटेक न करें। वाहन पर क्षमता से अधिक लादान न करें। मोड़ और कैंची मोड़ पर क्लच पेडल का इस्तेमाल से बचें, यानी कि क्लच आपको नहीं दबाना। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 38, भोंपू का उपयोग, यानी कि जो आजकल बड़े हॉर्न होते हैं दोस्तों, वो उपयोग कौन कर सकता है। ऑप्शन ए, अवैध है, कोई नहीं कर सकता। ऑप्शन बी, सड़क को सुव्यवस्थित करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन सी, रात को बजाना चाहिए। प्रमुख व्यक्तियों के जो वाहन है यानी कि वीआईपी जो लोग हैं वो कर सकते हैं। तो अवैध है दोस्तों, इसके लिए मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, दाईं ओर मुड़ते समय आपको किस पथ पर होना चाहिए, यानी आपको अगर राइट तरफ जाना है तो आपको
अपनी गाड़ी है दोस्तों किस साइड में होनी चाहिए, तो आपकी गाड़ी है दोस्तों एकदम दाईं ओर ही होनी चाहिए, और तभी आप थोड़ा सा आसानी से कर सकते हो। एकदम आपको गाड़ी को नहीं मोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सी चीज़ आपकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए, तो औजार किट, बी मार्ग मानचित्र, ऑप्शन सी प्रथमोपचार किट, और ऑप्शन डी ज्वलनशील सामग्री। ज्वलनशील सामग्री से आग वगैरह का खतरा बढ़ सकता है, तो ये चीज़ें आपकी क्वेश्चन नंबर, इसका डी ऑप्शन है वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से यात्रा संकेत लाल सीमा रेखा और लाल पृष्ठभूमि पर क्या सूचित करता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि आगे जो ओवरटेक है वो करने की अनुमति नहीं है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। कोई हो सकता है कि मैंडेटरी हो, और इसकी विस्तृत जानकारी देखें तो अपनी ये देख सकते हो कि ये ओवरटेक करना निषिद्ध है, यानी कि आप ओवरटेक नहीं करना है, आगे कुछ खतरा हो सकता है, और ये मैंडेटरी चिन्ह है। निम्नलिखित यातायात संकेत लाल सीमा रेखा पर क्या सूचित कर रहे हैं, यानी कि ये जो 50 का आंकड़ा दोस्तों ये है, इसका मतलब क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति सीमा है ये दोस्तों, ऑप्शन बी गति सीमा है, जो आपको इससे ज़्यादा आपको गाड़ी लिमिट नहीं करनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी ये देख लीजिए आप, 50 गति सीमा है जो इसमें दर्शाई गई है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में यातायात संकेत लाल सीमा और लाल पट्टी पर क्या सूचित कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दाईं एक तरफा रास्ता, यानी कि एक लाइन इन्होंने काट दी है दोस्तों और एक सीधी जा रही है, तो जो काटी हुई है वो कह रहा है भी एक तरफ ही रास्ता है, दोनों तरफ रास्ता नहीं है। ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं दोस्तों, वो आप एक जैसे से हैं वो देख सकते हो। वन वे संकेत ये है, तो एक दिशा में यातायात प्रतिबंध है, यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक से आगे जाना है, यानी कि, और ये इधर दो लाइन काट रखी है वो वन वे संकेत, एक दिशा में यातायात प्रतिबंधित है, यह संकेत दर्शाता है कि सामने की दिशा से वाहनों का आना मना है, सामने की जो वाहन आ रहे हैं वो उनका आना मना है। और ये जो दोनों काट रखी हैं ये एक जैसे सिंबल है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको दिए हैं, कन्फ्यूज हो जाता है बंदा, और आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसमें फ़ायदा मिल जाते हैं। तो दोनों लाइनें काट रखी हैं, तो दोनों दिशाओं से ही वाहन आने वाले हैं जो वो मना है, यानी कि आप दोनों शोर से ही आगे रास्ता बंद है, आप नहीं जा सकते, किसी भी कारणवश से हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में ये जो संदेश है नीला चक्र और श्वेत बाण क्या सूचित करता है, तो ये इसका ऑप्शन ए बाईं ओर रहना है, बाईं मोड़ है, बाईं तरफ जाएं, और ऑप्शन डी है जो आगे जाएं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाईं ओर रहना है, यानी कि आपको सड़क को बाईं ओर से ही चलना है दोस्तों, आपको बीच में से नहीं चलना। ये आप देख सकते हो एक जैसे कुछ ये साइन है, तभी मैं इसकी पूरी पीडीएफ लेके आया हूँ। तो ये जो ऊपर वाला सबसे पहले है, तो आगे चलना और दाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी कि आप सीधा भी जा सकते हो और दाएं मुड़ना भी अनिवार्य है, आपको इधर भी मुड़ सकते हो, आपको पहले थोड़ा सा आगे जाना है उसके बाद आपको दाएं मुड़ना इसमें अनिवार्य है। दूसरा अपने देखें तो आगे चलना और बाएं मुड़ना है, ये दोनों ऑपोजिट हैं दोस्तों, पहले दाईं तरफ कह रहा था, तो इसमें ये कह रहा है क्योंकि साइन पहले होते हैं, आपको कहा जाता है कि पहले थोड़ा सा आगे जाना है फिर उसके बाद बाएं मुड़ना है। अब जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये देख लीजिए, बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, यानी कि आपको बाईं ओर चलना ही अनिवार्य है। यह चिन्ह जो है वो मैंने इसमें एरो मार्क भी किया है, तो ये देख लीजिए, यह चिन्ह निर्देश दर्शाता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक डिवाइडर नहीं होता और उसी सड़क पर दो तरफा यातायात प्रवाह होता है, यानी कि सिंगल लेन सड़क होती है दोस्तों, एक अकेली सड़क है, उसमें आपको ये दर्शाया जाता है कि आप बाईं रहकर ही चलें, क्योंकि सामने से आपको गाड़ी कोई और है जो टक्कर मार सकती है और आपका नुकसान हो सकता है या सामने वाले का नुकसान हो सकता है। और कुछ ये सिंबल और एक जैसे इसी से ही हैं दोस्तों रिलेटेड, इसलिए मैं एक और पीडीएफ इसमें लाया हूँ। तो ये है ऊपर वाला, सबसे पहले बाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी कि दाईं ओर से संकेत है विपरीत, और ये कह रहा है कि इस चिन्ह को देखने के लिए ड्राइवर अपना वाहन बाईं ओर मुड़ना होगा और मार्ग परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना होगा। और जो दूसरा सिंबल है जो सामने जा रहा है, तो उसमें ये कहा जाता है कि आगे ही जाना अनिवार्य है, आप दाईं बाईं नहीं मुड़ सकते। और जो लास्ट वाला है तो ये है आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी कि आगे जाकर थोड़ा सा आपको दाएं मुड़ना अनिवार्य है। अब यही सिंबल अपने पहले देखे थे तो उसमें भी यही था भी आगे चलकर दाएं मुड़ना है, तो कई बार सिंबल ये भी दे देता है ये भी दे देता है, तो सारी चीज़ें आपको अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। तो निम्नलिखित यातायात संकेत दोस्तों, लाल सीमा रेखा और लाल पट्टी क्या सूचित करता है, इसका सिंबल मैं आगे दे दूंगा। तो ऑप्शन ए यू मोड अनुमत। अब ये ऑप्शन इतने डिफिकल्ट दिए हैं कि बंदा कंफ्यूज हो सकता है। ऑप्शन बी पीछे जाने की अनुमति नहीं। ऑप्शन सी प्रवेश निषेध है। और ऑप्शन डी यू मोड निषेध है। और निषेध का मतलब यही होता है भी आप नहीं जा सकते। तो ये जो सिंबल दिया है दोस्तों, ये यही दर्शाता है कि आप ओवरटेक या यू टर्न नहीं ले सकते। और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें पीडीएफ में देख लेते हैं। तो ये जो नीचे वाला जो दिया सिंबल, ये देख सकते हो आप, बाएं मुड़ना या यू टर्न लेना मान्य है, मना है। और ये जो है मैंडेटरी साइन है। और बाएं मुड़ना मना है, यानी कि जो ऊपर वाला पहले वाला दिया है वो भी उसने ये कहा है कि आप ऊपर जाकर थोड़ा सा एरो दिया है तो आप बाएं नहीं मुड़ सकते, आप सीधे ही जाना है आपको। इसका कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 40, ये जो यातायात संकेत दिया है दोस्तों, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए गति सीमा है। ऑप्शन बी चौड़ाई सीमा है। ऑप्शन सी ऊंचाई सीमा है। और ऑप्शन डी भार सीमा है। तो ये जो एरो के निशान दोस्तों दिए गए हैं, तो आप इसे समझ सकते हो कि 3.5 जो ऊपर नीचे का निशान है, तो ये आपकी जो ऊंचाई सीमा है वो दर्शाता है। तो कई बार क्या होता है कि अपनी गाड़ी जब किसी ब्रिज के नीचे से अंदर से गुजरती है, तो ये उसके पहले ये लगा होता है कि आप इससे ऊपर का अगर आपका वाहन है तो आप ना गुजारें, क्योंकि वहाँ जाकर आपकी गाड़ी फंस जाएगी। तो ये था इसका ऑप्शन सी राइट आंसर। ऊंचाई सीमा ये दर्शाता है। ये मैंने तीनों के तीनों जो कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैं लेके आया हूँ। तो ये जो ऊपर वाला देख रहे हो, तो ये है उसकी चौड़ाई सीमा, यानी कि अगर आप इससे चौड़ा वाहन है, तो कई बार क्या होता है कि संकरा पुल होता है, तो उससे पहले ये लगा होता है कि इससे चौड़ा अगर आपके पास वाहन है तो आप इस पुल से ना गुजरे, क्योंकि आपका वहाँ पुल में आपकी गाड़ी फंस सकती है। दूसरा, ये ऊंचाई सीमा जो मैंने अभी क्वेश्चन में बता ही दिया, 3.5 जो दे रखी है, ये ऊंचाई सीमा है। आप किसी ब्रिज में से गुजर रही हो तो आप ना गुजरें, आपकी गाड़ी वहाँ फंस जाएगी। और तीसरा जो ये लंबाई सीमा दे रखी है, यानी कि इन्होंने ट्रक दे रखा है और उसकी जो एरो के निशान नीचे दे रखे हैं, तो ये 10 मीटर जो है ट्रक की लंबाई है और ये दर्शाई हुई है। ये प्रोविडेड है। अगर आप इससे ज़्यादा की चौड़ाई वाला ले जाओगे तो आपकी गाड़ी अंदर से जाके मुड़ेगी नहीं, आपको दिक्कत आएगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित यातायात संकेत नीला चक्र और श्वेत बाण को सूचित करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाई दिया दोस्तों। तो इसमें है ऑप्शन ए आगे जाना अनिवार्य और दाएं मुड़ें। बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही है। दाएं मुड़ें, दाएं मुड़ना अनिवार्य है या आगे जाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि आगे जाना अनिवार्य है और दाएं मुड़ें। और आगे भी जा सकते हो और दाएं भी मुड़ सकते हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप दे सकते हो, आगे चलना और दाएं मुड़ना अनिवार्य है। यह है यातायात चिन्ह सीधे चलने व दाएं मुड़ने का निर्देश है, बाएं मुड़ना इसमें वर्जित है, यानी कि आप बाएं नहीं मुड़ सकते इसमें। और दूसरा, इसके ऑपोजिट जो इन्होंने बताया दोस्तों, वो है कि आगे चलना है और बाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने और बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है, आप दाईं ओर नहीं मुड़ सकते। दाईं ओर हो सकता है डिवाइडर हो या परली साइड में 2-3 लेन गाड़ियां चल रही हो। तो इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और आप पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये साइन जो है दोस्तों मैंडेटरी हैं और गोला आकार में है, इसलिए इन साइनों पर गौर करना चाहिए। और अगर आप ये इनका नियम तोड़ते हो तो आप पर कार्रवाई या जुर्माना हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। इस भर्ती में दोस्तों 50 क्वेश्चन आए थे, 50 के 50 अपने इसी में सोल्व करेंगे। तो निम्नलिखित यातायात जो संकेत हैं लाल सीमा पर क्या दर्शाता है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये इसकी जो लंबाई सीमा है ऑप्शन बी, यानी कि ये इसकी लंबाई है ट्रक की और 10 मीटर है जो बताई गई है। और कई बार क्या होता है कि ब्रिज के अंदर से अपने मोड़ने के लिए जगह कम होती है, तो ये इससे पहले लगा होता है कि अगर आपका इससे लंबाई वाला ज़्यादा है साधन, तो कहीं ना कहीं आपको खतरा हो सकता है। ये आप इसमें देख सकते हो, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि लंबाई सीमा इसमें बताई गई है। और इसी ये लिखा हुआ है ना, अभी सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। और यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगता है। उन लंबे और बड़े आकार के
वाहनों के लिए जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते। यानी कि कई बार क्या होता है कि सामने पहाड़ी एरिया हो या कुछ और हो और जो मोड़ है वो बिल्कुल एकदम से आ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये लंबी गाड़ियाँ होती है, ये वहाँ से इनको मुड़ना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे पहले ही ये सिंबल लगा दिया जाता है कि आप इधर ये अगर इससे 10 मीटर से लंबाई वाली गाड़ी है तो आप इधर ना लेके जाएँ, क्योंकि अगर आप ले जाओगे तो आपको वापिस आना पड़ेगा और वहाँ से गाड़ी आपकी नहीं मुड़ेगी। तो ये इसका मतलब है। और क्वेश्चन नंबर अपने देख लेते हैं आज का 49। और निम्नलिखित में से जो ये यातायात संकेत है दोस्तों, ये क्या दर्शाता है? तो गाड़ी खड़ी करना मना है, रुकना मना है, और ऑप्शन सी प्रतिबंध समाप्त है, और ऑप्शन डी गति सीमा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिबंध समाप्त। यानी कि कई बार क्या होता है कि अपनी स्पीड लिमिट या कुछ अन्य जो नियम बनाए होते हैं, तो इसका शहर से बाहर जाके एक बोर्ड आ जाता है कि आपकी जो सीमा है वो सारी समाप्त हो चुकी है, अब आप आराम से कहीं भी किसी भी स्पीड में या ओवरवेट या कुछ भी है वो समाप्ति की है और आप जा सकते हो। तो ये है, ये इसमें बताया है कि चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी है रोक समाप्ति है। यह चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों पर लगाई गई रोक बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्म संतुष्ट होना चाहिए। दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा से उपाय अपनाने चाहिए। यानी कि आपको बिल्कुल निष्पक्ष नहीं होना है। और इसी से रिलेटेड ये और है कि गाड़ी खड़ी करना मना है, ये भी ऐसा ही साइन है। तो मैंने इसमें इंक्लूडेड इसलिए किया है कि बच्चा बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है। तो बड़े शहरों में ये है, ये आपको दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसमें कहा जाता है कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। भीड़ भाड़ इलाकों में भी अगर आप गाड़ी खड़ी कर देते हो तो आप पर फाइन या जुर्माना लग सकता है, क्योंकि ये मैंडेटरी साइन है दोस्तों। तो ये उसी से ही कुछ मिलता जुलता साइन है, इसलिए मैंने आपको इसमें लगाया है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ अपने सिम्बल्स ऐसे हैं जो कन्फ्यूज वाले होते हैं, वो भी इसमें अपने देखेंगे, तो इसलिए मैंने उसमें लिखा है कि आपका एक्स्ट्रा फैक्ट सहित ये मैं वीडियो लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 50, आगे आप पाक यातायात संकेतों को किस में सूचित किया जाता है? यानी कि ये कह रहा है कि दोस्तों मैंडेटरी जो साइन है वो किस में दर्शाए गए हैं? तो वो वर्ताकार रूप में होते हैं दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया, आपने पीछे देखे हैं। तो ये आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं दोस्तों। ये नीचे सिंबल देख रहे हो, सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना दोस्तों अनिवार्य होता है। ये चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोलाकृति और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग में होते हैं और कुछ नीले रंग में होते हैं। रुकिए और रास्ता दें दीजिए के लिए चिन्ह आकृति क्रमशः अष्टभुजाकार या त्रिकोणीय होते हैं। इन चिन्हों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या दंडात्मक भुगतान करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटनाएं भी दोस्तों हो सकती हैं। तो इसमें दो अपवाद जो हैं वो अष्टकोणीय और गिववे का है। बाकी ये सारे साइन है जो गोलाकार आकृति में होते हैं दोस्तों, और ये मैंडेटरी होते हैं। इनको नहीं मानने पर आपको फाइन लग सकता है। और कुछ ये देख लीजिए आपके जो हैं साइन ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको इसमें करवा रहा हूँ कि ये जो ऊपर बड़ा आप सबसे पहले देख रहे हो, तो प्रवेश निषेध, यह चिन्ह दर्शाता है कि वाहनों का प्रवेश निषेध है और एक क्षेत्र के कुछ भागों की यातायात प्रवेश निषेध के रूप में चिन्ह किया गया है। यानी कि उसमें कहा गया है कि आप इस एरिया में नहीं जा सकते। आने वाले यातायात को प्राथमिकता, ये देखो ब्लैक कलर में जो चौड़ी पट्टी दे रखी है ये दर्शाता है कि आप, रेड कलर में जो पट्टी है कि उधर जो अगर सामने जा रहा है तो आप नहीं जा सकते। आने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। ये कह रहा है कि सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो पहले आएंगी, उसके बाद ही आपको जाना है। ये पहाड़ी एरियो से भी पहले हो सकते हैं या ये मैंडेटरी भी हो सकते हैं। ये मैंडेटरी साइन है दोस्तों। और उसके बाद ये देख लो, ये जो यू टर्न पर क्रॉस लगाया है तो ये है वापिस यू टर्न, यानी कि लेना मना है। दूसरी साइड में हो सकता है 6 लेन या 3 लेन चल रही है, और ये दो कारों पर भी क्रॉस लगा रखा है। तो ये भी दोस्तों ओवरटेकिंग या आगे निकलना मना है। तो दोनों सिंबल एक जैसे हैं, सॉरी इनकी परिभाषा एक जैसी है और सिंबल अलग अलग हैं। तो ये भी आपको देखना है, याद करना है कि ये भी ये है कि ओवरटेकिंग या आगे निकलना मना है, उसका भी है, यू टर्न लेना भी मना है। और उसके बाद 5 लगा के ये टी लिख रखा है, तो ये बाहर सीमा दोस्तों। और
ये दर्शाती है कि आप इससे ज़्यादा वजन पर जाते हो तो आगे कई बार क्या होता है, पुल वगैरह होता है कमज़ोर, तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है, आपकी गाड़ी गिर सकती है या कुछ भी हो सकता है। और दूसरा जो दे रखा है वो है एक्सल भार, तो 4 टन जो दे रखा है, तो आप इससे ज़्यादा इसमें वज़न है जो नहीं ला सकते। हो सकता है कि इससे कम के वज़न के ही आगे जा सकते हैं। और आदेशनाथ चिन्ह में जो आपने 2 पहले देखे थे, एक तो प्रतिबंध समाप्ति यानी कि जहाँ आपकी सारी सीमाएँ समाप्त हो जाती हैं, दूसरा है कि गाड़ी खड़ी करना मना है। और अगर क्रॉसिंग 2 दी हो, दोनों साइड कटा हो, तो गाड़ी रोकना भी मना है। अगर आप सड़क पर चल रहे हो और आप गाड़ी रोक देते हो तो ये इसमें आपका फ़ाइन देना पड़ सकता है। गाड़ी रोकना भी मना है और खड़ा करना भी दोस्तों, अगर आप पार्किंग के लिए खड़ा कर रहे हो तो वो भी इसमें मना है। तो ये आदेशात्मक चिन्ह है। और यही मैं चिन्ह दोबारा फिर लेके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि ये देखो उसमें 2 क्रॉसिंग थी, तो उसमें खड़ा करना भी मना है और गाड़ी रोकना भी मना है। और ये जो सिंबल देख रहे हो इसमें आपको सिर्फ अकेला अगर दिया है तो आप गाड़ी खड़ी करके कहीं बाजार में या घूमने या सामान लेने नहीं जा सकते, आपका उसमें फ़ाइन भरना पड़ सकता है। तो यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, ये सिंबल है। और ये भी ऐसा ही चिन्ह है लेकिन ये सफ़ेद कलर में है। तो रोक समाप्ति चिन्ह यानी कि जितनी भी आपकी जो मैंडेटरी साइंस थे, जितने भी आपकी प्रतिबंध थे, वो ये समाप्त हो चुके हैं। अब आप अपनी ड्राइव है जो सेव कर सकते हो। फिर भी आपको सुनिश्चित करना है कि अगर आप कोई भी गलत काम ना हो और किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक समाप्ति हो, यह चिन्ह दर्शाता है। फिर भी लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए कि बस समाप्ति होगी और अपने तो जैसे मर्जी चलाएं, तो नहीं। दुर्घटना से बचने के लिए दोस्तों सुरक्षा के सभी उपाय आपको अपनाने पड़ेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने इसरो के जितने भी 2023 तक 5-6 पेपर हुए हैं दोस्तों, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट सहित सारी इस वीडियो में इस चैनल पर अलग अलग लाता रहूँगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप दोस्तों का सपोर्ट के कारण दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर हमारा पूरा हो गया है। और बने रहिएगा इस चैनल पर। अपने यूट्यूब से जो वैकेंसी से संबंधित 10वीं 12वीं वैकेंसी है या ड्राइवर से संबंधित वैकेंसियाँ इस पे लाते रहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और वीडियो कैसी लगी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर भी आपका कोई भी क्वेरी हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं हर संभव आपकी कोशिश से उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैं जो जितना भी डाटा लेके आया हूँ सारा ऑथेंटिक डाटा है। और आपको याद धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाओगे आपको याद हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।